हेलो, वेलकम टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज बहुत सारी जो क्यूरीज हैं ऑस्ट्रेलिया के हवाले से कि इज़ दिस द राइट टाइम टू अप्लाई ऑस्ट्रेलियन वीज़ा। तो उस हवाले से मेरी कोशिश थी कि मैं अब कुछ चीज़ों को बताऊं कि ऑस्ट्रेलिया का जो वीज़ा है क्या ये राइट टाइम है अप्लाई करने के लिए या नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये पूछ रहे थे कि वीज़ा रिफ्यूज़ हो रहा है, हमारा बड़ी अच्छी प्रोफाइल है, आइल्ट्स है और हमारा गैप भी नहीं है, तो फिर हमारा वीज़ा क्यों रिफ्यूज़ हो रहा है। तो क्या जो करंट कंट्री की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, क्या इसका कोई इफ़ेक्ट हमारे वीज़ाज़ पे पड़ रहा है जिसकी वजह से हमारा वीज़ा रिफ्यूज़ हो रहा है। तो हम लोग इसको डिस्कस करेंगे आज कि ये क्या सारे जो सरकमस्टांसिस हैं या ये जो सारे फैक्टर्स हैं क्या ये इन्वॉल्व हैं वीज़ा डिसीजन में। तो बिल्कुल अगर आप कुछ वीज़ा रिफ्यूज़ल्स की डिस्क्रिप्शंस में जाएं, आप उनके रीजनिंग और लॉजिक्स में जाएं, तो आपको ये पता चलेगा कि वहाँ पे कुछ चीज़ें इस हवाले से भी मेंशन हैं कि करंट जो कंट्री सिचुएशन है उसके हवाले से भी कुछ वीज़ाज रिफ्यूज़ हुए हैं। देखें, जब जो केस वर्कर है ऑस्ट्रेलिया में वो किसी भी एप्लीकेशन को देखता है तो उसके इंडिविजुअल मेरिट्स और डीमेरिट्स पे फैसले जो है वो करते हैं। उसमें ये नहीं होता कि ये कंट्री है ये ऑलरेडी कोई रेड लिस्ट में है या कोई इसमें प्रॉब्लम है तो फौरी तौर पे उसी की बेस पे जो है डिसीजन दे दिया जाए, ऐसा नहीं होता। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसी कंट्री के जिनके वीज़ाज लग रहे हैं, तो फिर अगर इसके पीछे 100% सेम लॉजिक हो कि जी कंट्री की करंट सिचुएशन, पॉलिटिकल सिचुएशन और इकोनॉमिक सिचुएशन की वजह से वीज़ा नहीं लग रहा, तो फिर होना तो ये चाहिए कि सारे स्टूडेंट्स का ऑस्ट्रेलिया में अगर कोई वीज़ा अप्लाई करे पाकिस्तान से तो सबका रिफ्यूज़ होना चाहिए। तो ये फैक्टर इन्वॉल्व तो है लेकिन इस हद तक नहीं है कि 100% इसी की बेस पे आपकी एप्लीकेशन जो है असेस की जाएगी। एप्लीकेशन असेसमेंट के बहुत सारे जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। माइग्रेशन एक्ट है ऑस्ट्रेलिया का जो डील करता है, फिर इसके कोई माइग्रेशन रेगुलेशंस हैं और फिर मिनिस्ट्रियल जो है इसकी डायरेक्शंस होती हैं। उन सब को ये केस वर्कर देखता है और फिर उसके अकॉर्डिंगली ही फैसला करता है। तो इसको ये कह देना कि ये सारे का सारा जो डिसीजन है वो कंट्री की बेस पे है, तो ऐसा नहीं है। उसके कुछ परसेंटेज ज़रूर इन्वॉल्व है। तो आपने तो एक चीज़ ये देखनी है कि जब आप ऑस्ट्रेलिया के लिए वीज़ा फाइल करें तो उसमें राइट एंड रॉन्ग टाइम का कोई इशू नहीं है। आपकी जो वीज़ा एप्लीकेशन है या आपका जो कोर्स है या आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो आपकी जो है वो एक तो पहली स्ट्रांग होनी चाहिए, यानी कि आपकी जो चॉइस है वो स्ट्रांग हो। उसमें स्ट्रांग किस सेंस में मैं कह रहा हूँ कि आपका जो कोर्स है प्रीवियस उससे वो लिंक करती हो यूनिवर्सिटी। उसमें ये जो आईटी की यूनिवर्सिटी है, अगर टॉप रैंक आईटी की यूनिवर्सिटीज़ हैं तो उसमें आप आईटी के कोर्स के लिए जा रहे हैं तो दैट्स गुड। इवन दो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो सारे डिसिप्लिन्स के साथ रन कर रही हैं अपने यूनिवर्सिटीज़ को, और उसमें आप बिजनेस में जाते हैं, आप आईटी में जाते हैं, आप इंजीनियरिंग में जाते हैं, आप हेल्थ साइंसेज में जाते हैं, सोशल साइंसेज में जाते हैं। तो सबकी जो है एक अपनी एक इंडिविजुअल यूनिवर्सिटी की क्रेडिबिलिटी है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ बिजनेस में आउटस्टैंडिंग है, कुछ आईटी में आउटस्टैंडिंग है, कुछ इंजीनियरिंग में है, कुछ वेट सेक्टर्स में जो कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं वो जो है टॉप में हैं। तो आपने पहले तो ये देखना है कि आप जिस यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट कर रहे हैं वो आपके उस कोर्स के लिए किस पोजीशन पे है। फिर आपने अपना जो कोर्स की कनेक्टिविटी है वो बनानी है, यानी आपका कोर्स प्रीवियस जिस डिसिप्लिन में है उसी का कोई डिसिप्लिन, उसी का कोई एडवांस डिसिप्लिन उसमें आपने जाना है। ये काम ना करेंगे मैंने सिर्फ वीज़ा लेना है और मेरा डिसिप्लिन कोई और है, यूनिवर्सिटी को बैकग्राउंड जो है वो लिंक ही नहीं कर रहा आपकी प्रोफाइल का, तो आपका वो यूनिवर्सिटी सीओई तो दे देगी लेकिन उसके बाद वीज़ा के लिए जाएंगे तो रिफ्यूज़ल के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसी तरह से जब आप कोई फिनांस का डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करते हैं, अपनी बैंक स्टेटमेंट रेडी करते हैं, आपने अपने लिविंग एक्सपेंस वहाँ पे एक्सप्लेन करने हैं, आपने अपनी यूनिवर्सिटी की रिमेनिंग फीस एक्सप्लेन करनी है, आपने जो है ये सारा बनाना है कि आपने कैसे ये फीसिस पे की, इनके सोर्स ऑफ इनकम क्या है, आपके बैंक स्टेटमेंट्स में कितनी पेमेंट्स पड़ी हुई है। तो देखें, जब आपकी पेमेंट्स की डिवैल्यूएशन होती है, पीकेआर की जब डिवैल्यूएशन होगी, आप उसका पाउंड उठा के देख लें, डॉलर उठा के देख लें, वो सारा इंक्रीज करता है और आपकी जो प्रॉपर्टी, आपकी पेमेंट, उसकी वर्थ जो है वो कम हो जाती है। तो ये भी एक फैक्टर होता है आपकी वीज़ा रिफ्यूज़ल के बारे में कि आपने जब ये डॉक्यूमेंट शो किए उस वक्त रेट्स कुछ और थे और अभी जब वो उसकी वैल्यूएशन हो रही है उस वक्त उसके रेट कुछ और है, और देन वो केस वर्कर उसको भी कंसिडर कर सकता है। तो ये भी एक फैक्टर है हमारी जो पीकेआर की डिवैल्यूएशन हो रही है, यानी ये रिसेंटली कोई वीक के अंदर अंदर
आपका 40 प्लस में जो है वो डॉलर इंक्रीज कर गया है। तो ये एक बहुत बड़ा जो है वो इसमें ये गैप क्रिएट कर देता है केस वर्कर को कि यार ये कंट्री में हो क्या रहा है इनका, इसमें इनके जो बैंक स्टेटमेंट्स हैं, इनके जो एसेट्स हैं, उनकी तो वैल्यू जो है वो कम से कम हो रही है। तो एक तो ये इसमें आता है। दूसरा, जब आप अपनी जीटी प्रिपेयर करते हैं तो उसमें आपने चूंकि ये सारी चीजें बतानी होती हैं, ये रीजन सारी देनी होती हैं कि आप जेन्युइन टेम्परेरी एंट्रेंट हैं, आपने वहां पे जा रहे हैं अपनी स्टडी के लिए और फिर वापस आना है, और वापस आने के इंसेंटिव क्या है, यानी पाकिस्तान में वापस आप आके करेंगे क्या, ये भी आपने एक्सप्लेन करना होता है। आपने अपनी फ्यूचर जॉब बतानी होती है, आपने बताना होता है कि जी मैं वहां पे ये स्किल हासिल करूंगा या मेरी ये स्किल जो है इंप्रूव होगी और उसके बाद इसको मैं इंप्लीमेंट यहाँ पे इस फील्ड, इस सेक्टर, इस डिपार्टमेंट में आके मैं करूंगा, ये मेरा फ्यूचर है। तो जब ये इस तरह की कोई आप प्रॉपर उनको जस्टिफिकेशन नहीं देते तो वो ये समझता है कि आप का जो इंसेंटिव टू रिटर्न है वो स्ट्रांग नहीं है और आप वहां पे ऑस्ट्रेलिया में ही अपना जो कैरियर परस्यू कर रहे हैं, तो इट मींस ये जीटी की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर रहा। तो ये भी एक फैक्टर होता है आपकी वीजा रिफ्यूजल का। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं छोटे छोटे मिलके ये आपका केस वर्कर जो है इनको इसकी बेस पे आपकी एप्लीकेशन को डिसाइड करता है। इस तरह से नहीं होता कि जो मिथ क्रिएट कर दी गई है कि आज आप वीजा अप्लाई ना करें, इस महीने में अप्लाई ना करें, इसमें ये होगा वो होगा। अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है, आप जेन्युइन स्टूडेंट हैं, आपके पास डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर है, तो देन आप किसी भी टाइम पे आप ऑस्ट्रेलिया का वीजा अप्लाई करें। तो ये कोई गारंटी नहीं है कि आप इसके बाद महीने बाद अप्लाई करेंगे तो आपका वीजा रिफ्यूज नहीं होगा। ये रूटीन में ऑस्ट्रेलिया की शुरू से ही प्रैक्टिस ये रही है कि कुछ वीजे लग रहे हैं, कुछ रिजेक्ट हो रहे हैं, कुछ लग रहे हैं, रिजेक्ट हो रहे हैं। तो इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपके कुछ इस कंट्री की अभी स्टेबिलिटी और पोजीशन की वजह से आपका कोई प्रोफाइल 100% ही मुतासर हो रही है। कुछ फैक्टर मौजूद हैं, लेकिन उन फैक्टर के साथ आपकी बहुत सारी दूसरी चीजें भी जुड़ी हुई हैं जो आपको मैंने पॉइंट्स बताए हैं। आपने अपनी प्रोफाइल, अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड, आपने अपनी जीटी, आपने अपना फिनांस, आपने अपने सोर्स ऑफ इनकम, ये सारी चीजें मिलेंगी तो आपकी प्रोफाइल बननी है और इसी प्रोफाइल पे जो है वो केस वर्कर ने डिसाइड करना है। तो आप जो लोग ये बार बार कमेंट्स में पूछ रहे हैं कि आप अप्लाई कर दें वीज़ा ना करें, आपका ये डॉक्यूमेंटेशन पूरी है तो डोंट वेट, आप गो टू योर वीज़ा एप्लीकेशन, अपनी वीज़ा एप्लीकेशन पुट करें और उसके बाद जो है आप अपना डिसीजन वेट करें। ये अब इस तरह से अगर आप वेट करेंगे तो एक तो आप अपना करंट टाइम भी वेस्ट कर रहे हैं, फिर इसके बाद डॉलर की वैल्यूएशन, डॉलर की आपकी जो है रेट वो कैसे ऊपर जा रहा है, पीकेआर कितना और डिवैल्यू होगा, उसके बाद क्या पोजीशन बनती है, तो ये सारी चीज़ों की वेट करते रहेंगे तो आप अपनी इनटेक मिस कर देंगे। तो इट्स अ राइट टाइम फॉर यू, आप अपना वीजा अप्लाई करें। आप ये सारे प्रोसेस को, सिर्फ जो चीज आपको बताई है कि आपने अपने ये जो फैक्टर्स मैंने आपको बताए हैं उनको प्रॉपर मीट करें, उनकी रिक्वायरमेंट्स देखें, उसके अकॉर्डिंगली अपनी प्रोफाइल रेडी करें और आप अपने लिए जो बेस्ट इंस्टीट्यूट है उसको चूज करें जो आपके कोर्स से मुताबिकत भी रखता हो और उसमें उसकी रैंकिंग भी अच्छी हो। और उसके बाद जो है फिर आप अपनी वीजा एप्लीकेशन पुट करें तो होपफुली जो है आपका वीजा जो है वो रिफ्यूजल के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। तो ये आज की थी वीडियो इस हवाले से कि ऑस्ट्रेलिया के लिए वीज़ा अभी अप्लाई करें, कल करें, परसों करें या एक महीने बाद करें। तो आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं तो आप अभी से जो है अपने वीज़ा के लिए अप्लाई कर दें। थैंक यू सो मच।